कहानी क्या है कि हमारे देश के अंदर जितने भी ऐसी संस्थाएँ हैं, जिन्हें पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे न्यायपालिका, ये सब वो संस्थाएँ हैं जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बड़ा न्याय स्थापित रखना होता है। क्योंकि जिनकी सरकार है, वो हमेशा नहीं रहेगी, जिनका शासन है, वो हमेशा नहीं रहेगा और ऐसा होता आया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, फिर कोई और सरकारें आएँगी। कहने का मतलब ये है कि इनके पास ज़िम्मेदारी है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ सही तरीके से चलती रहें। इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड अपोज़िशन भी करता है और अपोज़िशन से ये डिमांड इलेक्शन कमीशन भी करता है। अपोज़िशन इलेक्शन कमीशन से कहता है कि सर, आप सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में बात मत करिए। वहीं इलेक्शन कमीशन कहता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बनने के लिए आप हम पर ही आरोप मत लगा दीजिए। अगर आपको हम पर आरोप लगाने हैं तो आप बाकायदा हमें विद प्रूफ दे दीजिए ना कि ये एफिडेविट है, मैं प्रूफ प्रमाणित करता हूं कि मेरे से मैंने ये चीज पाई है और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। तब तो हम उस विषय पर जानकारी आपके साथ साझा कर पाएंगे। मतलब अब इस समय दोनों ही विपक्ष और इलेक्शन कमीशन दोनों ही ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास रहे। अपोजिशन की तरफ से कहना है कि इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है विपक्ष से कि आपके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, दोनों की जिम्मेदारियों को समझते हुए बीजेपी के बारे में भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। चूंकि यहां पर विजेता बीजेपी रही है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, ऐसे में बीजेपी को इलेक्शन कमीशन के साथ ही जोड़कर देखा जाता है कि साहब, इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे काम कर रहा है। कोई बात नहीं साहब। आइए अब एक-एक करके आरोप ले लेते हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन के जवाब ले लेते हैं। असल में क्या हुआ, राहुल जी ने अपने द्वारा सवाल जो किए और आरोप लगाई और उसमें जो मांगे रखी, वो कुछ इस प्रकार की थी। सवाल ये था कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं होता? एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है कि भाई, हमारे देश में इतने दिनों से सरकार चली आ रही है, इस सरकार के खिलाफ एक माहौल भी है, उस माहौल का इस सरकार को नुकसान क्यों नहीं होता? ये फिर से चुनाव जीत कर कैसे चले आते हैं? हर चीज का एक विरोध होता है और उस विरोध का नुकसान इस पार्टी को क्यों नहीं होता, जबकि किसी और पार्टी को विरोध का नुकसान हो जाता है, बाकी दल प्रभावित हो जाते हैं, ये कैसे संभव है? दूसरा, पहले कम तकनीकी हुआ करती थी, तब भी पूरे देश में चुनाव जल्दी हो जाते थे। अब महीनों तक चुनाव चलते हैं, मशीनें हैं फिर भी महीनों तक चुनाव चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? नंबर तीसरा, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? जानबूझकर ऐटी ऐसी वोटर लिस्ट क्यों देता है जिन्हें मशीन से नहीं पढ़ा जा सके? ये मैंने पुराने सेशन में भी बताया था और इस वाले में भी बता देता हूँ। जो हमारी इलेक्टोरल्स की, यानी जो चुनाव के अंदर वोट देते हैं मतदाता, उनकी एक मतदाता लिस्ट होती है और उस मतदाता लिस्ट में जिनका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, फोटो लगी है, एपिक नंबर लिखा है, उस लिस्ट को चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराया, तो उसे मशीन रीडेबल नहीं बनाया। मशीन रीडेबल का मतलब क्या हुआ? मशीन रीडेबल का मतलब हुआ कि आप उनको स्कैन करके उनका एक्सेल शीट बना सको, ऐसी सुविधा में उसे उपलब्ध नहीं कराया। अगर उपलब्ध करा दिया होता, तो उसकी पूरी एक एक्सेल शीट बन जाती, जिसे आसानी से कंट्रोल एफ दबा करके किसी का भी नाम ढूंढा जा सकता था। ये इनके सवाल थे कि भाई, आपने ऐसी हमें शीट क्यों नहीं उपलब्ध कराई? आरोप लगाए कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिया ताकि हमें कोई सबूत मिल सके। साथ में यह भी आरोप लगाया गया कि आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी जो वोटिंग हो रही है उसका रोकने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से मांगे रखी कि न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए, चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से आपने, यानी राहुल गांधी जी ने, चुनाव आयोग के सामने इतने सारे प्रश्न उठा करके रख दिए। आरोप लगा कि वोटों की चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन जो है, वो कुछ कर नहीं रहा है। इस बात को, वोट चोरी को लेकर के देश में खूब सारी माहौल बनने लगा तो राहुल गांधी जी ने एक पूरा एक नेशनल कैंपेन चलाया। जिस नेशनल कैंपेन में लोगों से कहा कि आप आइए, साझा होइए और हमारे साथ मांग करिए। एक नंबर जारी किया गया कि हमारे साथ मांग करिए इलेक्शन कमीशन से कि वो पारदर्शी तरीके से आकर के इन सब चीजों का जवाब दे। इनके द्वारा कैंपेन चला तो इस बीच में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कर्नाटका की तरफ से राहुल गांधी जी को एक जवाब दिया गया 10 अगस्त के दिन ही, और उसमें कहा गया कि राहुल जी, जो आपने अपनी पीपीटी प्रेजेंट की थी उसमें एक महिला का नाम था जिसका नाम था शकुन रानी। शकुन रानी के बारे में आपने कहा था कि इसने दोनों जगह वोट दिए हैं।
इस पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने अपनी तरफ से इसकी जानकारी की तो पता चला कि श्रीमती शकुन रानी ने अपने द्वारा केवल एक ही बार वोट दिया है, 2 बार वोट नहीं दिया है। आपने जो अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें कहा था कि शकुन रानी 2 बार वोट दे चुकी है। हमने जानकारी जुटाई तो सर उसने 1 ही बार वोट दिया है। आपने जो जानकारी पब्लिक में उपलब्ध कराई वो गलत थी। ये जानकारी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कर्नाटका के द्वारा दी गई। साथ में ये भी कहा गया कि जो आपने कहा कि टिक मार्क लगे वाली जो डॉक्यूमेंट की बात की गई थी, उसमें कहा गया कि वो पोलिंग ऑफिसर के द्वारा उपलब्ध कराया गया डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन आपने अपने प्रेजेंटेशन में उसे पोलिंग ऑफिसर द्वारा टिक मार्क लगाया गया बताया था। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जिन पर आपको लगता है कि शकुन रानी या फिर किसी और ने 2 बार वोट किया है, आप उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि हम उसकी प्रॉपर जांच कर पाएं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कर्नाटका में, क्योंकि ये केस कर्नाटका का ही था, तो वहां पर से एक मुद्दा उठा करके राहुल गांधी जी से सवाल कर लिया कि सर आपने जो डेटा दिखाया था उस डेटा के अनुसार हमने जानकारी करी, वैसा था नहीं। तो आपका जो आरोप है वो आरोप गलत है, मिसलीडिंग है। आपसे गुजारिश है कि इसे सही तरह से हमको वापस दें, तो हम इस चीज की सही से जांच कर लें। ठीक है। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके आरोपों पर कह रहा है कि राहुल गांधी जी, आपने जो प्रेजेंटेशन दी, अगर आप ये श्योर हैं कि आपने जो जानकारी जुटाई ये सही है, तो बस आप अपनी तरफ से ये वेरीफाई कर दो कि हाँ, मेरे द्वारा आरोप लगाए जो गए हैं वो सही आरोप हैं। मैंने ये जानकारी सही से जुटाई है, तो मैं आपको तो हम लोग आगे जाकर इसकी जांच करें। अदरवाइज आपके आरोप रह जाएंगे, उसका कोई तर्क नहीं रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही। लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से 5 सवाल पूछे गए। 5 सवालों में पहला सवाल था कि अपोजिशन को आप लोगों ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी? नंबर दूसरा, आप लोगों को सीसीटीवी या वीडियो एविडेंस देने से किसने मना किया? नंबर तीसरा, जो फेक वोटिंग हुई या वोटर लिस्ट के साथ टेम्परिंग हुई, वो क्यों हुई? नंबर चौथा पूछा गया, आपने अपने जो मतलब अपोजिशन के लीडर्स थे उन्हें क्यों धमकाया? और साथ में अभी बीजेपी ने मतलब हैज़ द ईसीआई नाउ रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू एक्टिंग एज़ द बीजेपी इलेक्शन एजेंट? तो क्या इन दिनों आप बीजेपी के इलेक्शन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? इस तरह से जो प्रश्न है ये कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन से पूछे गए। इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देने चला आता है। इलेक्शन कमीशन जवाब देने आता है क्योंकि तब तक अपोजिशन पूरी तरह से एक होकर के सब जगह से यही सवाल करना शुरू कर चुका होता है। इलेक्शन कमीशन ने कल रविवार के दिन 17 तारीख को 3 बजे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी प्रेजेंट होते हैं, साथ में उनके अन्य अधिकारीगण जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके अंदर मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है और इसमें वोट चोरी का जो आरोप है, जो विपक्षी दलों के द्वारा लगाया गया है, साथ ही साथ जो बिहार के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो एसआईआर तैयार हो रही है, उस पर जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, उन सब के जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन यहां आता है और आकर के अपने जवाब देना शुरू करता है। सबसे पहला जो प्रश्न था राहुल गांधी जी का, जिसमें यह कहा गया कि आपने हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दिया? ऐसी मतदाता सूची क्यों दी जिसके द्वारा जिसको मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि हम लोगों ने मशीन रीडेबल मतदाता सूची जो आपको नहीं दी, ये कारण 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हमने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में कह दिया था कि मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है। हमें मशीन पठनीय मतदाता सूची और खोज योग्य मतदाता सूची के बीच में अंतर समझना होगा। अब ये क्या कहानी है? देखो, यहां पर 2 बातें हैं। मशीन रीडेबल जो मतदाता सूची है, इसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, इसलिए हम नहीं देते। लेकिन अगर आपको लगता है कि खोज करने लायक मतदाता सूची हो, तो जो हमारी वेबसाइट है, यानी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उस पर जो मतलब इलेक्टोरल्स की लिस्ट डली हुई है, वहां पर आप आसानी से एपिक नंबर यानी कि जो हमारे इलेक्टर्स हैं, जो मतदाता हैं, मतदाता का एपिक नंबर डाल करके, एपिक नंबर क्या है? इलेक्टर का फोटो आईडी कार्ड नंबर, यानी कि एक तरह से कहिए तो मतदाता पहचान पत्र नंबर। तो बोले उस नंबर को डालकर आप उस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। मतलब इनका कहना यह है कि हमने आपको वो लिस्ट नहीं दी,
इसके पीछे तो सुप्रीम कोर्ट कारण है, लेकिन अगर आपको फिर भी एपिक नंबर से जाँच करनी है, तो आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ नंबर डालिए, वहाँ पर सारा सर्च आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम लोगों ने खोज योग्य मतदाता सूची जो बनाई, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। मशीन से 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय का गहन अध्ययन किया था और पाया था कि मतदाता सूची जो पठनीय है, उसमें मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है, अगर मशीन रीडेबल हमने कर दी। बोले कैसे हो सकता है? बोले मशीन से फिर ये संभव है कि आने वाले समय में उस वोटर लिस्ट को खुद से ही चेंज करके बाँट दिया जाए। अब इसको आसान करते हैं। होता ये है कि इलेक्शन के समय पर मतदाताओं की जो लिस्ट निकल कर आती है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को वोट देने से पहले आपके ही वोटर मतलब वोट की जो लिस्ट है वो दे दी जाती है कि आपका बूथ क्रमांक ये है। आपका एक पोलिंग एजेंट आता है, वो आपसे कहता है बीएलए जिसे कहते हैं कि लीजिए भाई साहब आपका आज वहाँ पर वोट डलेगा। इस काउंटर पे है, इस बूथ पर है, आपको फैसिलिटेट करते हैं राजनीतिक दलों के लोग आकर के। एजेंट्स बने हुए होते हैं। तो बोले अगर आपको पठनीय रीड वो दे दी जाए, वेबसाइट दे दी जाए, तो होगा ये कि मशीन रीडेबल से आप फोटोज़ चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। परिणाम ये निकलेगा कि कल को मेरे नाम के आगे फोटो किसी और की लग गई और उसी का प्रिंट निकाल कर किसी को पकड़ा दिया। होगा ये कि वोटर आईडी कार्ड मतलब वो व्यक्ति उस लिस्ट को लेकर के वोट देने अगर पहुंच गया, तो किसी और की जगह कोई और व्यक्ति वोट देकर आ जाएगा। मतलब ये टैंपरिंग हो सकती है आसानी से। मतदाता के जो पत्र हैं, पहचान पत्र हैं, उसकी एवज में उनको उल्टा जा सकता है, टैंपरिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मना किया हुआ है, इसलिए हमने वो नहीं दिया। ठीक है साहब। दूसरा सवाल इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा कि कई घरों के आगे एड्रेस में ज़ीरो लिखा हुआ था। बोले साहब ये ज़ीरो इसलिए लिखा हुआ था कि बहुत से हालाँकि ये वाली बात तो मैंने भी पिछली बार जब आपके सामने जब राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाए थे तब भी मैंने भी कही थी। इलेक्शन कमीशन ने भी ये वाली बात कही और कहा कि देखिए जब आप ये लोग बात बोलते हैं कि मतदाताओं के नाम के आगे जो घर का एड्रेस लिखा है वहाँ ज़ीरो लिखा हुआ है। ज़ीरो का मतलब फर्जी मतदाता नहीं होता है। क्योंकि ये बात सत्य भी है, बहुत से लोगों के घर का एड्रेस नहीं होता है। बहुत से लोग गाँव में घ ध ढाणी में रहते हैं, वहाँ पर उनके घर का एड्रेस नहीं होता है। बस गाँव के अंदर पता है कि भई फलाने सिंह का घर वो है, वहाँ नंबर नहीं डले होते हैं कि मकान नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, गली नंबर इतना, ये सब नहीं डला होता है। तो ऐसे में मतदाता पहचान पत्र तैयार करते समय उस मकान नंबर के आगे ज़ीरो मेंशन किया जाता है कि हाँ भाई इसका कोई पहचान नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है लेकिन मतदाता पहचान पत्र है। ऐसे में उनके लिए भी ज़ीरो मकान नंबर लिख करके आगे कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने ज़ीरो का अर्थ समझाया। इसके बाद में राहुल गांधी जी का एक और आरोप था जिसमें उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज नहीं देते ताकि कोई सबूत ना बचे। आप सीसीटीवी फुटेज से क्या मतलब है आप वो समझिए। देखिए क्या होता है जब इलेक्शन होता है ना तो वोटर लिस्ट में हुआ कहां से इसका आरोप क्या है वो समझिए। असल में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ तो अपोजिशन के द्वारा आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र चुनाव में आखिरी 1 घंटे में इतना वोट डला, जिस वोट के डलने से बीजेपी चुनाव जीत गई। इस आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव को हुए 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। अभी तक एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट ना तो न्यायपालिका में आप लोगों की तरफ से गई, ना कहीं किसी पुलिस स्टेशन पर गई, ना कहीं और आप लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज की गई। केवल इसकी बातें की जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के दम पर आपने कहीं पर आज तक अपील नहीं की है। नंबर 1। दूसरा, इलेक्शन होने के 45 दिन तक आपको रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जाकर बातचीत करने का प्रावधान होता है कि आप उसके साथ जाएं, बातचीत करें। आपको अगर चुनाव के अंदर कोई धांधली लगती है तो आप अपनी रिक्वेस्ट उसको दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब इस बात को उठाने का कोई लॉजिक नहीं बचता। आप 8 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। अब ये फुटेज की क्या कहानी है? फुटेज को लेकर आयोग का कहना है कि बहुत से लोग अपनी तस्वीरें डालने के खिलाफ होते हैं। इलेक्शन कमीशन लोगों को जागरूक करके कहता है कि मेरा मत मैंने दिया, वो खुद से फोटो डाल दे। लेकिन लोगों की फोटो अगर इलेक्शन कमीशन डालने लगे, तो उसको लेकर बहुत सारे लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। आजकल ये काफ़ी नया प्रचलन चला है। लोग अपनी इजाज़त के बिना खुद की फ़ोटो डालने के विरोध में होते हैं कि मुझसे पूछ तो लेते, मेरी निजता का मामला है। इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर हम बहुत सी तस्वीरें माता-बहनों की अगर आपको उपलब्ध करा दें, तो ये अपने आप में फिर से एक निजता का उल्लंघन है कि हम किसी की तस्वीरें उनके बिना रिकमेंडेशन के कैसे उपलब्ध करा दें। जहां आधार बनते समय भी निजता एक बड़ा मामला रखा गया था, ऐसे वोट देते समय किसी की तस्वीरें हम उपलब्ध करा दें, ये अगेन उसकी निजता का मामला है, हम नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये जानकारी देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि किसी की माँ, बहन, बेटी, बहू जो है वो सीसीटीवी वीडियो फुटेज
दस्तावेज नहीं साझा करना चाहती। अगर ऐसा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है साहब? साथ ही साथ में राहुल गांधी जी ने एक और आरोप लगाया था कि एक आदमी कई जगह मतदान कर देता है, ऐसे में वोट चोरी की ये मिलीभगत चुनाव आयोग और भाजपा के बीच होती आई है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि भाई देखिए, हम मानते हैं कि दोहरे मतदान और वोट चोरी के आरोप जो है वो निराधार हैं। भारतीय नागरिक सांसद विधायक के चुनाव में मतदान करते हैं। डुप्लीकेट एपिक नंबर 2 तरह से हो सकते हैं। एपिक नंबर क्या है? इलेक्टोर का जो मतदाता जो है उसका फोटो आईडी कार्ड या फिर मैं कहूं तो वोटर आईडी कार्ड या मतदाता पहचान पत्र एपिक नंबर के साथ आता है। उसमें एक व्यक्ति हरियाणा में है और एक पश्चिम बंगाल में है। हो सकता है दोनों का एपिक नंबर सेम हो। इसको दूर करने के लिए मार्च 2025 से ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है ताकि डुप्लीकेसी को मिटाया जा सके और ऐसा लगभग 3 लाख लोग चुनाव आयोग को मिले हैं जिनमें एपिक नंबर सेम पाया गया। तो बोले उसको मिटाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सेम एपिक नंबर अगर मिला है, इसको त्रुटि को दूर किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बात रखी। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये कहा कि आप अगर आपत्तियां दर्ज नहीं कराते और वोट चोरी जैसे शब्दों का आरोप लगा देते हैं, इससे देश के संविधान का अपमान होता है। इन्होंने अपनी तरफ से बात कहा कि जब आप ये कहते हो कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ और उसमें सबसे ज्यादा वोट पड़ गए लास्ट में जाकर के, बोले 10 घंटे के अंदर 100% वोट पड़ने हैं, पर घंटे 10% वोट पड़ेंगे, इसमें कहां आपत्ति है? लेकिन अगर आप लोगों को इसमें भी कोई चीज ढूंढनी है तो 45 दिन का समय था आपके पास, अब कहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आवश्यकता है कि चुनाव आयोग के साथ में आप या तो अपनी अपॉलॉजीज दें कि सर माफी चाहते हैं कि हमसे गलती हुई, या फिर अपना एफिडेविट सबमिट करके हमारे पास आरोप दायर करें कि देखिए मैं सिक्योर हूं, मैं सुनिश्चित करता हूं कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो बुनियादी है, आप इनके ऊपर जांच कर लीजिए। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने अपने सामने से 2 डिमांड रख दी।